आपका सीआरपीसी आज से शुरू की जा रही हैं और सीआरपीसी में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे यूपी के, झारखंड के या अन्य राज्यों में जो आ चुके हैं उसको भी डील किया जाएगा। और वर्तमान समय में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपका पूछले आ रहे हैं उसको भी भाई सतर्क होकर पढ़ना है। एक और सूचना है भाई, सोमवार से लाइव क्लास भी चलेगी, ये वाली, यानी पूरा लाइव तो क्लास चलाना मुश्किल है, लेकिन बिहार एपी वाला जो बैच है आपका 11 बजे से, और ये लाइव क्लास भी चलेगी। और जो लोग ऑफलाइन एडमिशन लिए हैं अपना भाई ऐप से उनको जोड़ दिया जाएगा शनिवार तक। कल और जोड़ देंगे, अभियान चलाकर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बैच अलग अलग बने हैं और जो लोग जिस बैच में एडमिशन ले रहे हैं ऑनलाइन में केवल उसी में जोड़ा जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज ऑफलाइन जो पढ़ते हैं उनको सभी बैचों में फ्री में जोड़ा जाता है, यानी कि उनसे ऑनलाइन के लिए अलग से पैसा नहीं लिया जाता, बता दिया जाए। तो आप अपना कल भाई अभियान चलाकर सबको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा सभी बैचों में, क्योंकि शाम को कॉन्ट्रैक्ट और टाट का भी वीडियो जा रहा है, उसमें भी आपको जोड़ दिया जाएगा। और आप अपना ना आ पाए तो घर पर भी वीडियो से पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, जो आपका झारखंड में लोग कुछ आए थे कल, अपना बताया कि भाई ये क्वेश्चन नया भी बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, इस मॉडल से थोड़ा मॉडल सुधार करके क्या करिए सर, पढ़ाइए। तो बिल्कुल मॉडल सुधार करके ही पढ़ाया जाएगा। और नया जो बस वर्तमान समय में जो क्वेश्चन बन रहे, बात ना करिए भाई पीछे बात ना करिए भाई, आप लोग मोबाइल कम चलाइए। हाँ, थोड़ा सीरियस रहिए भाई, कोई ये नहीं है कि कोई मुजरा थोड़े हो रहा है आपका। हाँ नहीं, अब भाई बार बार टोकना ठीक नहीं है ना किसी को। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन इस समय बन रहा है वह आपका बन रहा है, जो बना भी है यूपी में भी, कि सीआरपीसी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करिए। मुख्य विशेषताओं का मतलब या ये पूछ सकता है कि सीआरपीसी बनाने का एम क्या है, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। ये मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। तो पहला जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं वह उठा रहे हैं मेंस के लिए कि सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है, या मुख्य विशेषताएं क्या है, या क्वालिटी क्या है। इसको आपका मेंस में यूपी में बन चुका है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका झारखंड में बना है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पुरानी सीआरपीसी जो 1898 में बनी और नई सीआरपीसी 1973 में बनी, इसमें अंतर बताइए। तो कम से कम अगला क्वेश्चन जो बताया जाएगा 15 अंतर याद रखना है। फिर एक नया क्वेश्चन जो वर्तमान में संशोधन से बन रहा है और यूपी जे ने ही बनाया, उत्तराखंड ने, और वह क्वेश्चन ये बनता है कि सीआरपीसी में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं, उनकी विशेषताएं बताइए। तो जितने संशोधन जब हुए हैं सबको 5-5 लाइन, और जो उसमें क्रोड बात रहेगी, सभी बातें नहीं, जो मुख्य बात रहेगी उसको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। या कभी काल ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि यूपी और आपका उत्तराखंड इत्यादि में, कि यूपी में बना है कि 2013 के संशोधनों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करिए। या जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है थोड़ा बहुत, वह 2018 में हुआ है। तो हो सकता है कि जो नया क्वेश्चन आए यूपी एपीओ चाहे कहीं भी, वह 2018 वाला पूछ ले, यानी कि 3 मॉडल संशोधन पर भी चलने पड़ेंगे। एक मॉडल आपका पूरा संशोधन, कब मुख्य बात, दूसरा 2013 का संशोधन, और तीसरा 2018 का। तो पहले आपका विशेषता या क्वालिटी देखा जाए। देखिए, किसी भी कानून की विशेषता या क्वालिटी या गुण का मतलब पहले समझिए। गुण का मतलब ये हुआ कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, और अंत में आलोचना करते हुए उसकी बुराई भी लिख दीजिएगा 2-4 लाइन,
ये नहीं कि केवल समालोचना करना है, यानी कि किसी भी व्यक्ति में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं वह उसकी विशेषता कही जाती हैं। तो कानून में क्या क्या, किस कानून में अच्छाई है वहीं उसकी क्या कहलाएगी, विशेषता। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या है, तो 15-20 अच्छे अच्छे प्रावधान लिखते हैं संविधान के। या सीआर एविडेंस की विशेषता क्या है वो भी लिखते हैं। उसी प्रकार सीआरपीसी की क्या विशेषता है। विशेषता का मतलब ये हुआ कि आखिर सीआरपीसी में वह कौन कौन अच्छी अच्छी बातें हैं जो समाहित की गई है। इसके लिए द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जितने आपके अच्छाइयाँ हैं सभी अच्छाइयों को 20-25 पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा। मैंने आपका समय देख लीजिएगा, अगर समय कम रहे तो बस 2-2 लाइन लिख लीजिए 25 पॉइंट बना के, और समय ज़्यादा रहे तो थोड़ा बहुत उसको क्या करिएगा, दोनों उपाय बताया जा रहे हैं। मैं लिखवाऊंगा थोड़ा डिटेल में, लेकिन उसको आप शॉर्ट करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो आइए सीआरपीसी की क्वालिटी आपका पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, दंड प्रक्रिया संहिता आपका है क्या, तो दंड प्रक्रिया संहिता ये बताती हैं, या इसमें ये लिखवाते समय भाई सटीक भाषा में थोड़ा लिखवाया जाएगा। पढ़ाते समय 3-4 भाषा का यूज किया जाता है, लिखवाते समय 3-4 नहीं, एक ही भाषा में लिखवाया जाएगा। सीआरपीसी ये बताती हैं, या इसमें ये वर्णन है, या सीआरपीसी में जो दिया गया है वह ये दिया गया है सामान्य तौर पे कि किसी अपराधी को अपराध करने के पश्चात किस प्रकार गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और उसके खिलाफ कैसे जजमेंट या निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय को कैसे इन्फोर्स या लागू कराया जाएगा। यानी कि इसका मतलब कि सीआरपीसी का आपका जो सीआरपीसी का मतलब ये हुआ कि या सीआरपीसी में क्या बात बताई जाएगी, तो कोई ऑफेंस होगा, उस ऑफेंस के एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाएगा, पेश करके उसके खिलाफ क्या आएगा, जजमेंट, और उस जजमेंट को कैसे लागू कराया जाएगा ये हमारी सीआरपीसी बताएगी। आर्टिकल 21 उठाइएगा, लिखते समय कोरिलेशन ज़्यादा लिखना है थोड़ा, क्योंकि वर्तमान समय में यही आपका हर एक जगह नंबर दिलवा रहा है। तो जब भी विशेषता लिखिएगा अनुच्छेद 21 से कोरिलेट करके लिखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में यह मूल अधिकार प्राप्त हैं सभी व्यक्तियों को। क्या भाई अधिकार प्राप्त हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता, इसका मतलब ये हुआ से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये शब्द 18 शब्द हैं आर्टिकल 21 में। किसी व्यक्ति को उसके प्राण यानी कि जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, प्राण छीना जा सकता है, लेकिन कैसे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, अन्यथा नहीं, यानी कि मनमाने तरीके से नहीं। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तुरंत आप सीआरपीसी में आ जाएंगे। सीआरपीसी उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिस प्रक्रिया को अपनाकर किसी व्यक्ति के प्राण को भी छीना जा सकता है और किसी व्यक्ति के क्या, दैहिक स्वतंत्रता या आपका शारीरिक स्वतंत्रता को भी। यानी कि आर्टिकल 21 में जो बात हमारा फंडामेंटल राइट है उसी बात को
आपका धरातल पर लागू करने या उस बात को अप्लाई करने या उस मूल अधिकार को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए ही सीआरपीसी बनी है। और सीआरपीसी बता देती है कि किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जाएगा। ये संविधान में लिखा है, लेकिन वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारी कौन बताती है? सीआरपीसी। यानी कि सीआरपीसी की पहली विशेषता हुई कि सीआरपीसी आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख करती है, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी और किसी व्यक्ति के प्राण या लाइफ या जीवन को भी छीना जा सकता है। ये पहली विशेषता। और आपका केस तुरंत अटैक करेंगे, इस्माइल सोडवाल का केस करेंगे। इस्माइल सोडवाल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में 1975 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि सीआरपीसी विधि के शासन और सनक के शासन के बीच एक बहुत बड़े अंतर का अंतर करती है। सीआरपीसी के तहत सनक का शासन मनमानेपन का शासन या तरंग का शासन, उत्तेजना के शासन को क्या किया गया है? रोका गया है। और बता दिया गया है कि भारत में किसका शासन होगा? रूल ऑफ लॉ का। तो ये लिखना पड़ेगा। यानी कि सीआरपीसी विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ स्थापित करती है। ये पहली विशेषता जोरदार लिखना संविधान से जोड़कर कि सीआरपीसी के तहत विधि के शासन को क्या किया गया है? अपनाया गया है और किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा तो सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। ये पहली विशेषता आपको लिखनी है भाई। और कहाँ से कोरिलेट करके? कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 21 कैसे याद रखे? कौन? इस्माइल सोडवाल। भाई प्रयास करिए याद करने का भी। दूसरी विशेषता देखी जाए, सीआरपीसी की जो दूसरी विशेषता और आपका आधार भी कहिए, वह ये है कि सीआरपीसी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करती है। अब इसको देखिए, समझाया जाता है भाई ज़्यादा, लिखवाया जाएगा सटीक भाषा में। समझाया जाता है ज़्यादा और लिखवाया क्या जाता है थोड़ा कम। तो समझिए इसको अच्छे से। सीआरपीसी की हम दूसरी विशेषता चल रहे हैं। क्या है अच्छाइयाँ इसमें? अच्छाई क्या है, गुण क्या है? ये न्यायपालिका को यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से यानी कि कार्यपालिका से क्या करती है? पृथक। इसको समझने के लिए आपका 3-4 एंगल, और जब भी सीआरपीसी में ये बात लिखिए तो एक लाइन कम से कम संविधान का वह अनुच्छेद जोड़ दीजिएगा जहाँ की राज्य का यह कर्तव्य बताया गया। जब सीआरपीसी लिखेंगे और अनुच्छेद बस एक लाइन जोड़ देंगे तो आपका कह सकते एग्जामिनर भी कहेगा कि लड़का क्या है, जानकार है। तो देखिए इसको कैसे मॉडल हम डिटेल में बता रहे हैं, लिखवाते समय थोड़ा शार्ट कर देंगे। मॉन्टेस्क्यू एक विद्वान था जो फ्रांस का था, और मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और ये कहा कि सरकार के या गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं। वह तीनों भाग कौन कौन से हैं? तो पहला विधायिका हम बना लें, दूसरा कौन सा? कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? कौन कौन? का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये पूछा गया था भाई इस बार आपका कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किसने दिया? इस बार ये में आया था बिहार में, मॉन्टेस्क्यू। कहाँ का था? फ्रांस का। अगला देखिए। अब इसी को लेकर पिछली बार जो क्वेश्चन बना था आपका, मैंने यूपी में प्री में भी, वह प्री में भी अच्छा क्वेश्चन बना था, यूएनओ से बताया जाएगा।
आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तब डिटेल में हम बताएंगे। मॉन्टेस्क्यू ये कहते हैं कि विधायिका या लेजिस्लेचर का कार्य है विधि का निर्माण करना, वो विधि का निर्माण करे, और कार्यपालिका का कार्य है इन्फोर्स करना, लागू करना, वह विधि को क्या करे, लागू। और न्यायपालिका का कार्य है विधि के अनुसार क्या देना, निर्णय, वह विधि के अनुसार निर्णय दे। और एक दूसरे, तीनों संस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हों, तीनों के लोग अलग अलग हों, और एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप कोई न करे। इसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब आइए, जो कार्यपालिका है इसको न्यायपालिका से अलग किया जाए, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, 50। तुरंत 50 पर आइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह निचले स्तर से ही एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से पृथक रखे, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या रखे, पृथक। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य ने सीआरपीसी बनाई, और सीआरपीसी की 2 धाराएं लिखनी है, धारा 3 और 6। कौन सी धारा, तुरंत एडमेंस में करेंगे। धारा 3 और 6 में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रावधान किए गए हैं। धारा 3 एक लाइन लिखेंगे कि धारा 3 सीआरपीसी में निर्देशों का अर्थ लगाना बताया गया है, और ये बता दिया गया है कि जहां भी मजिस्ट्रेट शब्द सीआरपीसी में आए उसका मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट से है, न्यायपालिका से है, कार्यपालक नहीं। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट रखना है तो स्पष्ट रूप से वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा जाएगा। तो कौन मजिस्ट्रेटों को अलग कर देते हैं सीआरपीसी की धारा 3। धारा 6 दंड न्यायालयों का वर्ग दिया गया है, और दंड न्यायालयों के वर्ग में आप चौथा पॉइंट जब देखेंगे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी दंड न्यायालय माना गया है। तो धारा 6 भी कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करती है, पृथक। अब जो कार्यपालिका के जो माने ये आपका मजिस्ट्रेट रहेंगे वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, और न्यायपालिका वाले क्या कहेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर एक बार देखिए, कार्यपालिका के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायपालिका के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, इन पर नियंत्रण राज्य सरकार करती है। और ये कार्य कौन करते हैं, तो ये न्याय कार्य नहीं करते, ये प्रशासनिक कार्य करते हैं, अर्थात अपराधों का निवारण करना और विधि व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर समाज में मेंटेन रहे। ये कार्य सीआरपीसी के तहत किसको सौंपा गया है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को। और न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई करना, मुकदमों का संज्ञान लेना, अभियुक्तों को दंडित करना, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को न सौंपकर यह कार्य सीआरपीसी किसको सौंपती है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों को। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उसके बाद पूरा कंट्रोल हाई कोर्ट करता है यानी कि उच्च न्यायालय करता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के कंट्रोल में काम करते हैं। अब राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल इन पर नहीं होता। यानी कि सीआरपीसी की खासियत में दूसरी बताया कि सीआरपीसी द्वारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या किया गया है, पृथक। तीसरी विशेषता देखिए भाई, आपका पुरानी सीआरपीसी में 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते थे। अब तीनों का नाम पहले देख लिया जाए भाई।
तीन प्रकार के। तो पुरानी सीआरपीसी का भाई नए लोगों को थोड़ा इतिहास भी हम बता दें। पूरे भारत के लिए सीआरपीसी 1882 में पहली बार बनी। किसके लिए? पूरे भारत के लिए। ये सीआरपीसी निर्सित हुई, समाप्त की गई और फिर सीआरपीसी 1898 में बनी। ये दूसरी बार बनी। आज़ादी के बाद भी यही सीआरपीसी लागू रही कुछ संशोधन करके, लेकिन आपका फिर इसकी जगह पर एक नई सीआरपीसी बनी। कौन सी? 1973। और इसे क्या कर दिया गया? समाप्त। लेकिन फिर भी कंपटीशन में पूछा जा रहा है वर्तमान में कि सीआरपीसी 1898, 1898 और 1973 में अंतर क्या है। तो कम से कम 15 से 20 अंतर हम भी बताएंगे, लेकिन एक दो अंतर तो आप भी जान लिए। यह अंतर है, पुरानी सीआरपीसी में कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अलग नहीं किया गया था, नई में क्या कर दिया गया? अलग। दूसरा आपका देखना है कि पुरानी सीआरपीसी में कितने प्रकार के मजिस्ट्रेट थे? 3। वही हम बता रहे हैं। तो विशेषता जो है नए सीआरपीसी की भाई, तो इसके लिए पुरानी एक लाइन लिखेंगे कि पुरानी सीआरपीसी में 3 प्रकार के मजिस्ट्रेटों का वर्णन था। एक तृतीय कैटेगरी का मजिस्ट्रेट, तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट यानी कि थर्ड कैटेगरी का जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक द्वितीय श्रेणी का या द्वितीय कैटेगरी या सेकंड क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और एक थे फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम कोर्ट या श्रेणी या कैटेगरी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। यानी कि पुरानी सीआरपीसी में 3 प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेटों का उल्लेख था, लेकिन नई सीआरपीसी की ये विशेषता है, अंतर भी हो गया। नई सीआरपीसी की ये विशेषता है कि नई सीआरपीसी में केवल 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट रखे गए हैं। तो कौन मजिस्ट्रेट आपको अब नहीं दिखेगा इस सीआरपीसी में? तृतीय। और मजिस्ट्रेटों का पावर भी बढ़ा दिया गया है। तो पावर पहले बताइए तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? तो आपका 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 5,000 रुपया। प्रथम वर्ग कितना दंड दे सकता है? 3 साल तक का कारावास और कितना? तो वर्तमान में कितने वर्ग के मजिस्ट्रेटों को सीआरपीसी रखती हैं? 2। एक प्रथम वर्ग और दूसरा द्वितीय। पुरानी में कितना था? अब भाई याद करते रहे, अभी सही है नहीं कि आपका परीक्षा के समय याद करिए। प्रयास ये करिए कि जो पढ़ाया जाए आपका क्लास में ही मैं रटवा रहा हूँ, याद करिए और एक बार घर पर भी पढ़िए, क्योंकि भाई घर पर भी पढ़िए। फिर एक बार देखिए, इसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में से किसी एक को आपका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। फिर एक बार याद रखिए, इसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में से किसी को क्या बनाया जाता है? अपर या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि अपर या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये आपका दूसरी अगली विशेषता रही। अगली विशेषता देखिए भाई, आपका अगली विशेषता आपका ये रहा कि जो समन मामले और वारंट मामले हैं वह पुरानी सीआरपीसी और नई सीआरपीसी में अंतर है। पुरानी सीआरपीसी में समन मामले उन्हें माना जाता था जिनमें दंड आपका 6 माह या उससे कम था। यानी कि पुरानी सीआरपीसी में समन मैटर कौन माना जाता था? जिसमें सजा कितना था? 6 माह या 6 माह से कम। लेकिन हमारी नई सीआरपीसी की अगली विशेषता है कि ये समन मामलों में दंड की मात्रा को बढ़ा दी है। और आपका किसको समन मामला माना जाएगा? प्री में बताया गया था, किसको माना जाएगा? हाँ क्या हुआ? हाँ
अभी 12:30 तक आते हैं। क्या हुआ? हाँ हाँ, दे दीजिए, कोई दीजिए, भेज देंगे हम। क्या है, क्या रूम पे? तो कब जाएंगे बलिया? आज? चलो नहीं, हम भेज देंगे कागज, स्पीड प्रूफ कर देंगे। ठीक है, रखिए क्लास में हम। हाँ, 12:30। ठीक है। देखिए, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसको भी अच्छे समझना है। और आपको बताया गया, प्री में ही बताया गया था, थोड़ा दिमाग स्थिर करके भाई, जिन अपराधों में 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम की सजा या केवल जुर्माना हो, वर्तमान में उसे समन मैटर कहा गया है। और ऐसे मामलों में विचारण की प्रक्रिया थोड़ा कम अपनाई गई है, ताकि छोटे मामलों में जल्दी से जल्दी क्या हो सके, न्याय। बस एक लाइन, यानी कि समन मामले में दंड की मात्रा पुरानी से नई में क्या की गई है, बढ़ाई गई है। अगली विशेषता देखिए भाई, आपका हमारी सीआरपीसी में अगली विशेषता है कि इसमें आपका कह सकते हैं कि संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल का प्रावधान किया गया, यानी कि अच्छाइयाँ हमें खोजनी है पूरी सीआरपीसी की, और 20-25 अच्छाइयाँ क्या करनी है, खोज के एक जगह एकत्र करनी है, तो पूरा सीआरपीसी मत दिया जाएगा। संक्षिप्त विचारण का मतलब ये हुआ कि अगर छोटे अपराध हैं तो ऐसी दशा में शीघ्र या त्वरित रूप से उनका निपटारा किया जाए। और इसके लिए सीआरपीसी के अध्याय 21 में धारा 260 से लेकर 265 तक में आपका विस्तृत वर्णन किया गया। बस 2 लाइन लिखना, ये नहीं कि लेकिन अध्याय और सेक्शन जरूर डाल दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक, 260 से लेकर कहाँ तक, 265। अगली विशेषता देखिए, हमारी सीआरपीसी की अगली विशेषता यह है कि इसमें अब प्ली बार्गेनिंग भी जोड़ दिया गया है। अब प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, बस 2-3 लाइन लिखना है, अध्याय लिख दीजिएगा। प्ली बार्गेनिंग ये एक नया आयाम है सीआरपीसी में, जो पहले नहीं था। 2005 में जोड़ा गया, 2006 से लागू हुआ। अध्याय 21A जोड़ा गया और धारा 265 ए से लेकर 265 आई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया तमाम एग्जामों में बना था, तो याद रखिए कहाँ से कहाँ तक, नहीं एल तक है भाई, 265 ए से 265 ए से लेकर 265 एल तक हैं। फिर एक बार इसको देखिए, अब कैसे लिखेंगे। प्ली बार्गेनिंग का मतलब हुआ कि कुछ मामलों में, सभी में नहीं भाई, कुछ अपराधों में जिनमें सजा 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का कारावास हो, यदि अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी दशा में दंड उसे कम दिया जाता है, यानी कि उसकी दंड की मात्रा क्या कर दी जाती है, कम। इसी को हम क्या कहते हैं, प्ली बार्गेनिंग। ये भी हमारे सीआरपीसी के क्या है, 3-3 4-4 लाइन ही उठाना है, ज़्यादा नहीं जितना बताया जा रहा है। अगली विशेषता हम देखें, जूरी द्वारा विचारण की समाप्ति। अब जूरी क्या, देखिए लिखना 2 ही लाइन में है कि पुरानी, इसको अंतर भी करते रहिए पुरानी से, क्योंकि अंतर इसके बाद बताया जाएगा, तो 4-5-6-7 अंतर आप दिमाग में अभी से क्या किए रहिए, बैठा रहिए। सीआरपीसी, जो पुरानी सीआरपीसी 1898 थी, उसमें आपका जूरी द्वारा विचारण का प्रावधान किया गया था। जूरी सदस्य होते थे,
आपका अगर न याद हो तो आपका जूरी सदस्य कौन होते थे, तो जो रुस्तम फिल्म बनी है उसको देख सकते हैं। ये बैठे रहते थे जूरी सदस्य और किसी तथ्य पर निष्कर्ष निकालकर वह न्यायाधीश को क्या करते थे, बताते थे। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तो आपका न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ हो गया है, खुद ही निष्कर्ष निकाल लेता है, किसी की सहायता लेने की आवश्यकता। तो भाई आपका खुद ही निष्कर्ष निकाल ले, किसकी सहायता ले। तो जूरी व्यवस्था जो थी पुरानी सीआरपीसी में हमारी नई सीआरपीसी उस व्यवस्था को पूरी तरह क्या कर देती है, समाप्त। ये भी एक अच्छाई है। अगला अच्छाई देखिए, विशेषता आपका जो सबसे और भी अटैकिंग है, हमारी सीआरपीसी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का समावेश किया गया है। यानी कि हमारी पूरी सीआरपीसी ही प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय, इसको अटैक ज़्यादा करना है नेचुरल जस्टिस पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को आपका समाहित करती है या प्रश्रय देती है। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या है और किन धाराओं में इन सिद्धांतों को प्रश्रय दिया गया है, पूरी धारा न लिखकर 3-4 ऐसा सेक्शन लिखिएगा जो हीटेड हो। हीटेड मतलब कि पॉपुलर हो, याद रखिए। तो आइए देखा जाए भाई, आपका प्राकृतिक न्याय के वर्तमान में 3 नियम हैं और तीनों नियम समझिए और तब उनको सीआरपीसी में सेक्शन वाइज किया जाए। प्राकृतिक न्याय के तीनों नियमों को ना लिखिएगा मेंस में, समझाने के लिए बताया जा रहा है, आपका मेंस में नहीं लिखना है। और समय रहे तो लिख सकते हैं लेकिन उतना समय नहीं रहेगा। पहला नियम है आडी अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या करो, सुनो। अब इस पर सीआरपीसी हम ऐड करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा पक्षकार अभियुक्त है तो अभियुक्त को भी सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए सीआरपीसी में तमाम प्रावधान हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 धारा जरूर लिखिएगा, 303 और कौन सी धारा भाई, और कुछ ना लिखिए लेकिन 2 धाराएं जरूर ऐड करिएगा। 303 में है कि अभियुक्त अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा या डिफेंस या बचाव करा सकेगा, जबकि 304 में ये प्रावधान है कि यदि, याद रखिए, यदि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियुक्त का बचाव करने के लिए कोई एडवोकेट नहीं है तो सत्र न्यायालय फ्री में अभियुक्त को क्या देगा, राज्य के व्यय पर अधिवक्ता। ये कौन सी धारा, 304। इसी को विशेषता बना लीजिए। अगली विशेषता भी हम बताएंगे। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अब हमारी सीआरपीसी करती है। तो अभियुक्त अपने मनपसंद के अधिवक्ता से बचाव कराने का हकदार होगा, कौन सी धारा, 303। और निःशुल्क या फ्री में लीगल एड किस में, 304 लिखना पड़ेगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात या अभिनत के विरुद्ध नियम, यानी कि अभियुक्त के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसके लिए 2 धारा कम से कम ऐड करिएगा। आपका ये नियम 191 और 479 में समाहित किया गया। भले डिटेल में न लिखिए, लेकिन अगर आप क्या लिख देते हैं, सेक्शन ही, तो पर्याप्त रहेगा। यानी कि दूसरा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम, पक्षपात न किया जाए अभियुक्त के साथ। इसके लिए मुख्य रूप से 2 सेक्शन बने हैं, कौन कौन, 191 और 479। पक्षपात में थोड़ा डिटेल में हम बता दें, लिखना तो भाई 3 ही लाइन है, लेकिन थोड़ा उसको हम डिटेल में भी बताते चल रहे हैं। जो रूल अगेंस्ट बायस हैं, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है
कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए कि न्याय हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय केवल करिए न, बल्कि समाज को भी लगे कि हाँ, जज साहब ने क्या न्याय किया है। दूसरा इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। आप ही अभियुक्त और आप ही जज हो गए और जज होकर अपने पक्ष में क्या दे दिए फैसला, ये तो नेचुरल जस्टिस का घोर क्या हुआ उल्लंघन। तो इसके लिए शुद्ध रूप से ये सेक्शन बना, आगे बताया जाएगा कौन सा 479, और ये भी बनाओ तो हितबद्धा। तीसरा ये भाई तीसरा सिद्धांत, तीसरा जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है रीजन डिसीजन, यानी कि जब भी आप फैसला सुनाइए तो उसका क्या दीजिए, कारण दीजिए, आधार बताइए, तर्क दीजिए। तो यहाँ 2 लाइन आप लिख सकते हैं और वह लिख सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 354, जब मृत्युदंड दिया जाएगा तो विशेष कारण, और मृत्युदंड से भिन्न कोई कारावास तो केवल कारण। लेकिन कारण क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सीआरपीसी की ये विशेषता हुई कि सीआरपीसी प्राकृतिक न्याय के नियमों का क्या करती है, पालन। ये विधि का शासन का ही अंग है नेचुरल जस्टिस। अगला देखिए भाई, आपका अगला रिवीजन पर आया जाए। पुरानी सीआरपीसी में क्या था, और रिवीजन पर भी अटैक करिएगा आप, और पूछा भी गया था बिहार में भी इस बार, वही हम बताने जा रहे हैं। वर्तमान समय में जो रिवीजन का क्षेत्र है, पुनरीक्षण या निगरानी का क्षेत्र है, वह थोड़ा व्यापक कर दिया गया है, और कुछ मामलों में आपका रिवीजन पर रोक भी लगाई गई है और कुछ मामलों में सुधार भी हुआ है। अब क्या रोक लगाई गई है ये हमें देखना है, और क्या सुधार किया गया पुरानी सीआरपीसी से, वो भी सतर्क रहना है। तो पहले सुधार देखा जाए। सुधार आपका पुरानी सीआरपीसी में ये था कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन, या इसको अंतर में बताया जाएगा, यदि सत्र न्यायालय किसी मामले का रिवीजन करना चाहता था तो उच्च न्यायालय से उसे अनुमति लेनी होती थी। यानी कि जो पुरानी हमारी सीआरपीसी है, कब की जो आपका लागू थी 1898, अगर सत्र न्यायालय रिवीजन करना चाहता था उस समय तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, उच्च न्यायालय की, तब रिवीजन करता था। लेकिन नई सीआरपीसी में ये व्यवस्था पूरी तरह क्या कर दी गई है, समाप्त, और सत्र न्यायालय अब रिवीजन या पुनरीक्षण के लिए हाई कोर्ट की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये रिवीजन में ये सुधार किया गया नहीं, ये भी विशेषता है। दूसरा आपका जो बार बार लोग रिवीजन करवाते थे मामलों का, उसमें कुछ रोक भी लगाई गई हैं, जो बिहार में इस बार एपीओ में भी आया था। वह क्या रोक हैं कि जो वादकालीन आदेश होते हैं, जो इंट्रालोकोटरी आर्डर होते हैं, या जो मध्यवर्ती आदेश, एक ही शब्द है, 3-4 हम बता रहे हैं। वादकालीन आदेश, अभी एक उदाहरण बताएंगे, इंट्रालोकोटरी आर्डर, इंग्लिश में बस इंट्रालोकोटरी, या मध्यवर्ती आदेश, या अंतर्वर्ती आदेश। अब इनका रिवीजन होगा कि नहीं होगा, अब इनका रिवीजन नहीं होगा। यानी कि नई सीआरपीसी वादकालीन या इंट्रालोकोटरी आर्डर के पुनरीक्षण पर पूरी तरह क्या लगा देती हैं, रोक। तो भाई वादकालीन आदेश, नए लोग थोड़ा समझिए उदाहरण से। वादकालीन आदेश आपका सीपीसी में भी हैं और सीआरपीसी में भी हैं। तो होता क्या है, थोड़ा एक लाइन समझिए। मामला सही ढंग से चले, और जो मामला सही ढंग से चले
इसके लिए न्यायालय बीच बीच में कुछ आदेश देता रहता है। उन्हीं आदेशों को हम क्या कहते हैं, इंट्रालोकोटरी आर्डर। एक उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए कि किसी अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की हुई और कुर्की में आपका क्षयशील संपत्ति या पशु पाया गया, तो सीआरपीसी ये कहेगी कि अगर संपत्ति क्षयशील है, नष्ट होने वाली, या पशु या एनिमल है, तो उसको तत्काल बेचने का क्या दिया जाएगा, आदेश। ये आदेश इंट्रालोकोटरी आदेश होगा। अब अगर ये इसका रिवीजन या अपील का प्रावधान रहता तो सोचिए क्या होता। क्षयशील संपत्ति को जैसे ही बेचने का आदेश होता, लोग ऊपर के न्यायालय में रिवीजन करवा देते, पशुओं को नहीं बेचने देते और बेचने पर क्या लगा देते, रोक। तब तक क्षयशील संपत्ति क्या हो जाती, नष्ट। या पशु कितना थानेदार खिलाएंगे भाई, थाने में बैठा के गाय भैंस को। इसीलिए ये नियम बना दिया गया ना सीआरपीसी में कि इंट्रालोकोटरी आर्डर का न तो अपील होगी और न ही रिवीजन होगा, कुछ नहीं होगा, वो आदेश हैं तो हैं। ये बहुत अच्छी विशेषता है। अगला विशेषता देखिए भाई, आपका स्थगन देखा जाए, मामले का स्थगन। स्थगन यानी कि कार्यवाही को मुलतवी करना। तो आप लोग मुलतवी शब्द सुने होंगे। मुलतवी माने स्थगित या एडजर्न कहा जाता है। तो भाई आपका अच्छे से इसको भी समझिए। इसके लिए आपका पुरानी सीआरपीसी से फिर तुलना करनी पड़ेगी। पुरानी सीआरपीसी में अगर कोई पक्षकार ये चाहता था कि न्यायालय मामले में अगली डेट डाल दे और मामले को स्थगित या मुलतवी कर दे, तो न्यायालय कर देता था और जो पक्षकार स्थगित कराता था कार्यवाही, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन हमारी नई सीआरपीसी की धारा 309, कौन सी धारा मुलतवी में जोड़ेंगे, यानी कि 25 धारा। तो विशेषता में आपको बता दिया जाए, कौन सी धारा, 309। सीआरपीसी की धारा 309 ये बताती है वर्तमान में कि जो पक्षकार कार्यवाही को स्थगित करने की मांग कर रहा है, न्यायालय उस पर कास्ट लगा सकता है। यानी कि क्या लगा सकता है, खर्चा, कि खर्चा इतना जमा करो, दूसरा पक्षकार भी आया है और तुम भाग रहे हो कि नहीं कार्यवाही क्या की जाए स्थगित, तो इतना पैसा न्यायालय में क्या करो, जमा। तो कास्ट लगाया जा सकता है कि नहीं, अब लगाया जा सकता है। ये अगली विशेषता देखिए, पहले जो समन होता था वह केवल पुलिस लेकर जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो समन जा सकता है अब रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी जा सकता है। ये भी एक विशेषता है कि अब रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी क्या हो सकता है, समन जा सकता है। अगला देखिए आपका, जो पुराने समय में या पुरानी सीआरपीसी में स्पेशल समन या विशेष समन का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में हमारी सीआरपीसी पेटी ऑफेंस में या छोटे मामलों में विशेष समन जारी किए जाने का प्रावधान करती है। और ये बात आपका प्री में भी पूछा गया था, इसमें कोई शक नहीं है। कई क्वेश्चन तो हम बता दिए अभी मेंस का बताते बताते कोरिलेट करके। तो बताइए, विशेष समन किस धारा के, तो नई सीआरपीसी की विशेषता है। अभी हम स्पेशल समन बताएंगे, पहले इसका सेक्शन बता दें। स्पेशल समन छोटे मामलों में विशेष समन का प्रावधान धारा 206 में है। विशेष समन के बारे में और प्रावधान आपका 253 में भी है। तो इसको समझने का प्रयास करिए। जिन अपराधों में सजा केवल जुर्माना हो और 1000 या उससे क्या हो कम, कि क्या हो, केवल जुर्माना, कितना जुर्माना हो,
1,000 रुपया या उससे कम। तो ऐसे मामलों में न्यायालय सीआरपीसी की धारा 206 के तहत विशेष समन जारी कर सकता है और अभियुक्त से कह सकता है कि तुम ये रकम भेज दो और आने की आवश्यकता नहीं। यदि अभियुक्त रकम भेज दे तो 253 धारा कहती है कि न्यायालय उस रकम भेजी गई रकम को स्वीकार कर लेगा और अभियुक्त को सजा दे देगा, आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभियुक्त ने क्या भेज दिया है, रकम। तो कौन सी धारा में है ये, 253। और समन जारी किस में होता है, 206। ये सीआरपीसी की विशेषता है। अगली विशेषता देखिए भाई, फ्री लीगल एड। ये भी अच्छी विशेषता है, इसको जरूर लिखिए। फ्री लीगल एड का मतलब हुआ निःशुल्क विधिक सहायता। तो वर्तमान समय में निःशुल्क विधिक सहायता अभी हमने बताया, और कौन सी धारा, 304। लेकिन वर्तमान समय में सभी स्तरों पर और सभी मामलों में अगर अभियुक्त के पास अधिवक्ता नहीं है तो ये न्यायालय का कर्तव्य है कि उनको फ्री में अधिवक्ता प्रदान करें, और ये नेचुरल जस्टिस का ही शुद्ध रूप से क्या किया जा रहा है, पालन। ये भी काफ़ी अच्छा प्रावधान है। सेक्शन लिख दीजिएगा कौन सा, 304। भाई रटते रहिए। अगला आइए देखा जाए अग्रिम जमानत। ये भी आपका पुरानी से कोरिलेट करके लिखेंगे। पुरानी सीआरपीसी 1898 ईस्वी में एंटीसिपेटरी बेल या गिरफ्तारी पूर्व जमानत या गिरफ्तारी के पहले जमानत या अग्रिम जमानत के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन हमारी जो नई सीआरपीसी 1973 की है, इसमें सीआरपीसी की धारा, आप सेक्शन 8 करते हुए लिखना है, 438 में ये बात बताई गई है कि अगर किसी व्यक्ति को ये आशंका है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में यानी कि अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह या तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में गिरफ्तार करने के पूर्व ही जमानत मांगने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। कौन सी धारा, 438। ये भी एक विशेषता है। जब पुरानी हम कोरिलेट करेंगे तो प्रयास आप ये करिए कि एकदम उस समय रट डालिए अगला लेक्चर, ये नहीं कि अब 7-8 अंतर मैं बता चुका अभी पढ़ाते समय। अगला देखिए भाई आपका, इसके बाद अगली हमारी विशेषता सीआरपीसी की है कि दंड के प्रश्न पर सुनवाई। इंटरव्यू में भी ये बना है। देखिए, दंड के प्रश्न पर जो सुनवाई की बात है, आपका अच्छे से इसको भी देखना है। जो पुरानी सीआरपीसी 1898 वाली थी, उसमें दंड के प्रश्न पर सुना नहीं जाता था। तो एक उदाहरण बनाया जाए तब इसको लेक्चर दिया जाए भाई, क्योंकि लिखवाते समय सटीक कर देंगे, लेकिन समझाने के लिए उदाहरण क्या है मेंस में जरूरी। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और इसने बी की हत्या की है। ए को न्यायालय आईपीसी की धारा के तहत दंडित करता है, 302। 302 में दोष सिद्ध किया। दोष सिद्ध या एक्विटल का नहीं, कन्विक्ट का मतलब ये हुआ कि न्यायालय में ये साबित हो गया कि ए ने ही बी की हत्या की। इसको हम आपका दोष सिद्धि कहेंगे, कन्विक्ट किया गया। अब 302 में दो दंड है, या तो कौन सा, आजीवन कारावास या कौन, मृत्यु। यही तो दंड है, दोनों में से एक मिलेगा। अब पुरानी सीआरपीसी दूसरा अंतर भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं, ताकि अगला अंतर भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं भाई, यही बता दे रहे हैं तब बैक होते हैं, क्योंकि फिर एक अंतर आना पड़ेगा। पुरानी सीआरपीसी 1898 में आपका मृत्यु दंड एक नियम था और आजीवन कारावास अपवाद, यानी कि हत्या के मामले में सदैव क्या दिया जाता था, फांसी की सजा,
और जब आजीवन कारावास दिया जाता था तब विशेष कारण लिखना पड़ता था। पुरानी सीआरपीसी जो अंग्रेज बना कर गए थे, यानी कि फिर एक बार उल्टा करके समझिएगा, पुरानी सीआरपीसी में मृत्युदंड नियम था और जबकि आजीवन कारावास क्या अपवाद। लेकिन जब हमारी संसद ने नई सीआरपीसी 1973 बनाई तो ऐसी दशा में इस नियम को चेंज किया। तो वर्तमान समय में नियम क्या है, कौन सा दंड दिया जाए? सामान्यतः आजीवन कारावास और अपवादिक दशा में मृत्युदंड। क्योंकि केस एक ऐड कर लीजिएगा, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि विरल से विरलतम मामले या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। केस सेट कर लीजिएगा एक लाइन। तो ये निपट गया, लेकिन अब हमें दूसरे एंगल से चलना है भाई, क्योंकि आपका ये तो एक अलग अंतर हमने बता दिया इस पर। अब ध्यान से देखिए भाई, आपका दंड के प्रश्न पर बैक हो जाइए। जब न्यायालय ये मान लिया कि ए ने बी की हत्या की है तो 2 सजा में से एक सजा उसे मिलेगी, या तो डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजमेंट। जो पुरानी सीआरपीसी थी उसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं था कि अब अभियुक्त को सुना जाए और कहा जाए कि बताओ कि तुम्हें कौन सा दंड दिया जाए। लेकिन हमारी नई सीआरपीसी इस बिंदु पर उदार है और आपका दोष सिद्धि के बाद, कन्विक्ट करने के बाद अभियुक्त को सुना जाता है और अभियुक्त अपना तर्क रखेगा और अभियुक्त अपने तर्क रख सकता है कि हमें कम ही दंड दिया जाए। तो अभियुक्त क्या मांग करेगा कि हमें क्या दिया जाए, आजीवन का। तर्क रख सकता है कि नहीं, अपने रख सकता है। तुरंत ऐड कर लीजिएगा आप एक और, कि सभी विचारणों में दंड के प्रश्न पर सुनना आवश्यक नहीं है। ये भी खूब पूछा जाता है। केवल 2 विचारणों में दंड के प्रश्न पर सुनवाई होती है और वह सत्य न्यायालय के समक्ष विचारण पहला, और दूसरा कौन, मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। फिर एक बार याद रखें, सभी वर्तमान में भी सभी विचारणों में दंड के प्रश्न पर सुनना आवश्यक नहीं है। केवल 2 ही विचारण में सुना जाता है। तो दोनों विचारण याद रखिएगा, किसमें सुनवाई आवश्यक है, आपका कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण, और अगला कौन सा, मजिस्ट्रेट द्वारा किस मामले का, वारंट मामलों का। समन में नहीं, संक्षिप्त में नहीं, ये लिखेंगे एक लाइन। अगला देखिए भाई आपका, देखिए जब हमारी पुरानी सीआरपीसी बनी थी 1898, तो उसमें प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। अब ये भी सतर्क रहना है, कौन से मजिस्ट्रेट होते थे, प्रेसिडेंसी। यानी कि जिन शहरों की आबादी 10 लाख या 10 लाख से ऊपर थी, अंग्रेज उसे प्रेसिडेंसी नगर घोषित करते थे और वहाँ जो मजिस्ट्रेट होते थे उनका नाम प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था। लेकिन जब हमारी नई सीआरपीसी बनी तो इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। प्रेसिडेंसी को हमने उखाड़ फेंका और हमने क्या नाम दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र, और वहाँ के मजिस्ट्रेटों को महानगर मजिस्ट्रेट नाम दिया। यानी कि प्रेसिडेंसी जो मजिस्ट्रेट होते थे आपका, उसकी जगह क्या नाम रख दिया गया है, महानगर मजिस्ट्रेट। ये भी विशेषता पुरानी से भी अंतर बताया जाएगा, रटते रहिएगा। अगला ये, गिरफ्तार व्यक्तियों के जो अधिकार थे वह पुरानी सीआरपीसी में बहुत सीमित थे, लेकिन हमारी नई सीआरपीसी गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या देती है, व्यापक राइट। अब उतना नहीं लिखना है भाई, एक लाइन लिख देना है। अगला ये आपका कह सकते हैं कि फेयर ट्रायल,
सीआरपीसी फेयर ट्रायल या रिजु विचारण। रिजु विचारण मतलब कि उचित विचारण की बात करती है। तो उचित विचारण क्या होता है? तो उचित विचारण का मतलब ये हुआ कि पक्षपात रहित विचारण हो। दूसरा, जो भी साक्ष्य लिया जाए अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाए, जब अभियुक्त न्यायालय में क्या हो, हाजिर। और जब भी इसको पढ़िएगा सीआरपीसी की धारा 273 जोड़ना है। कौन सी धारा? कि प्रत्येक साक्ष्य जो अभियुक्त के विरुद्ध लिया जाएगा वह तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त न्यायालय में क्या हो, हाजिर। इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वो कुछ अपवाद है, अलग बात है। अगला ये आपका अगली हमारी सीआरपीसी की विशेषता है 416 में दी गई है कि यदि कोई महिला गर्भवती पाई जाती है तो उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में क्या किया जाएगा? कन्वर्ट किया जाएगा, फांसी नहीं। उसके दंड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? हमारी सीआरपीसी की अगली विशेषता है कि अब इसमें कुछ प्रिवेंटिव प्रावधान भी आ गए हैं। निवारक प्रावधान। तो निवारक प्रावधान अध्याय 11 में दिए गए हैं, धारा 149 से लेकर 153। कहाँ से कहाँ तक? निवारक मतलब ये हुआ कि अपराध करने के पूर्व ही क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार। निवारक प्रावधान 106 से लेकर 124 तक में दिए गए हैं, जहाँ की अगर किसी व्यक्ति से ये आशंका हो कि वह पीस को डिस्टर्ब कर देगा या परिशांति को क्या कर देगा? भंग, या सदाचार नहीं बनाए रखेगा, तो उससे भी क्या मांगी जाती है? प्रत्याभूति। अगली हमारी सीआरपीसी की आपका कह सकते हैं कि विशेषता है कि लोक न्यूसेंस का उपशमन करती है, एबेटमेंट करती है, यानी कि लोक न्यूसेंस को दबा देती है। तो तुरंत धारा लिख लेना है 133 से लेकर 148। 144 से लोक न्यूसेंस को क्या करती है? हटाती है। अगली विशेषता यह है कि जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनका अनुसरण करती है। तो तमाम हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं। सामाजिक न्याय है। फिर अनुच्छेद 50 हमने बताया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या अलग किया जाए। फिर 39A में बता रहा हूँ मैं कि निःशुल्क विधिक सहायता, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। तो सीआरपीसी में ये सारे प्रावधान क्या किए गए हैं? रखे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब उतना विशेषता में नहीं लिखा जाता, वो अलग बात है। अगला देखिए, अभी 4-5 विशेषता है। आपका कह सकते हैं कि जो आपका महिलाओं से संबंधित मामलों में हमारी सीआरपीसी विशेषता क्या है कि वर्तमान समय में धारा 26 बताती है। कौन सी धारा? 26, कि अगर महिला के प्रति कुछ अपराध हुए हैं तो उनका मुकदमा महिला जज द्वारा ही सुना जाएगा। बस एक लाइन कि महिलाओं के प्रति अपराधों का विचारण कौन करेगी? जिस न्यायालय में क्या हो, महिला जज हो, वहीं करेगी, पुरुष जज नहीं। अगला आपका, अगर किसी महिला के प्रति अपराध हुआ है तो ऐसी दशा में एफआईआर दर्ज करना अब क्या हो गया है? बाध्यकारी। अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी 154 के तहत महिला का अपराध एफआईआर दर्ज नहीं करता तो ऐसा पुलिस अधिकारी आईपीसी की धारा 166A के तहत दंड का क्या होगा? भागी। आइए, महिला की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, ये भी एक हमारी सीआरपीसी की विशेषता है। अगली, महिला का मेडिकल चेकअप केवल महिला डॉक्टर द्वारा।
और अगली विशेषता, रात में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से क्या न ले लिया गया हो, लिखित आदेश। यानी कि आपका कह सकते हैं अगली विशेषता है कि समुचित सरकार को ये पावर दिया गया है कि वह अपराधियों के दंड का लघुकरण कर सके। और अंतिम विशेषता देख लिया जाए। विशेषता तो सैकड़ों हैं, लेकिन 20-25 में दायरा हमें क्या रखना पड़ेगा। विशेषता लिखते रहे तो पूरी धारा ही लिख डालिए, लेकिन विशेषता में हमें मुख्य विशेषता हमने बताई। भरण पोषण की एक छूट ही गई, वो भी मुख्य है कि सीआरपीसी त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए पत्नी, बच्चे और माता पिता का भरण पोषण देने का भी प्रावधान करती है। यानी कि सिविल मैटर होते हुए किसमें इसको रख दिया गया है, क्रिमिनल में। ये भी एक लाइन लिखेंगे जरूर। 125 से कहाँ तक, 128। और अंत में 482 जरूर विशेषता दिखा दीजिएगा। कौन सी धारा सीआरपीसी की, अंतिम में लिखिएगा कि न्याय की हत्या को रोकने के लिए या घोर अन्याय रोकने के लिए या न्याय हो या जस्टिस को विफल होने से रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 में 482 में उच्च न्यायालय में इनहेरेंट पावर, सहज शक्ति या अंतर्निहित शक्ति क्या है, समाहित। कि जहां आपका सीआरपीसी में कोई व्यक्ति सीआरपीसी के प्रावधानों का मिसयूज करता है, उल्लंघन करता है या उसको सुधार दे, कौन सुधार दे, हाई कोर्ट। या अगर सीआरपीसी में किसी बात के बारे में कोई प्रावधान न हो तो न्याय यानी कि जस्टिस, साम्य यानी कि इक्विटी, शुद्ध अंतःकरण मतलब गुड कंसेंस के आधार पर उच्च न्यायालय जो उचित समझे वह फैसला दे सकता है। बहुत बड़ा पावर है। कौन सी धारा, 482 जरूर एक लाइन लिखिएगा। इनहेरेंट पावर दिया नहीं गया है, बल्कि उच्च न्यायालय में क्या है, समाहित, केवल उच्च न्यायालय में। इस प्रकार आपका आज सीआरपीसी की जितनी विशेषताएं हैं बताई गई। कल के लेक्चर में भाई बता दिया जाए पुरानी और नई सीआरपीसी में अंतर, झारखंड मेंस में आया था, और इसके बाद संशोधन बताया जाएगा। तब आपका धारा 2 से शुरू किया जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन और इधर बचे हैं, क्योंकि अभी आपका झारखंड में पूछा गया था पुरानी और नई सीआरपीसी में क्या अंतर है। भाई ये तो कल लेक्चर चलेगा, लिखवाया जाएगा अभी 1-2 दिन बाद। भाई 2-3 क्वेश्चन हो जाते, एक ही दिन लिखवा देंगे। तो कल वहीं 11:15 बजे से ही क्लास शुरू होगा। भाई आपका जो स्पेशल बैच है बिहार एपीओ का, सोमवार से आपका माइनर लगेगा। मैंने सीआरपीसी और एक SC ST एक सोमवार से चलेगी, लेकिन अभी आपका कल सीआरपीसी केवल चलेगी।